अब वक्त है कुरुक्षेत्र का और अब मुद्दा है कर्नाटक से उठा हुआ हिजाब विवाद जैसे पूरे देश में फैल रहा है। जुम्मे का दिन एक प्रयोगशाला बन गया, बड़ी प्लानिंग की गई और इस प्रयोग की तस्वीरें आज महाराष्ट्र के मालेगांव से लेकर दिल्ली, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यहां तक कि यूपी और पश्चिम बंगाल तक दिखाई दी। इन सबके पीछे बड़ी साजिश की बात कही जा रही है। पीएफआई की पॉलिटिकल और स्टूडेंट विंग का इसके पीछे हाथ बताया जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिजाब विवाद पर एक बयान को देकर एक नई बहस छेड़ दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज एक देश एक कानून की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने हिजाब विवाद को लेकर कहा कि अब देश में मजहबी कानून नहीं चलेगा। सवाल यह है कि क्या हिजाब विवाद का जवाब एक देश एक कानून है? क्या कॉमन सिविल कोड होगा तो हिंदू मुसलमान नहीं होगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले गिरिराज सिंह ने क्या कहा आप सुनिए। आज एक देश एक कानून होनी चाहिए और मजहबी कानून सबके अलग अलग हैं और ये विषय कर्नाटक के स्कूलों से उठ के आया हिजाब को लेकर के। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी कि सोमवार तक कोई नहीं निकलेगा। सचमुच में स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है। स्कूल न मस्जिद है न हिंदुओं का मंदिर है। आज कोई हिजाब लगा के जाएगा, ओवैसी कहते हैं मेरी मर्जी जो मैं पहन के जाऊं। अरे भाई, आपकी मर्जी आपके घर में है। आज हिजाब लगा के जाएंगे, कल कहेंगे कि हम यहां पर कोई दूसरा पक्ष कहेगा या दूसरे लड़के कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे, तो तीसरा कहेगा कि हम क्लासरूम में हवन करेंगे तब पढ़ाई शुरू करेंगे। ये कहेंगे कि कैंटीन होगा हलाल मीट का, वो कहेगा बिना प्याज लहसुन का। इसीलिए आज जब कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, ये कट्टरपंथी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से लेके आजमगढ़, सारे जगह, जौनपुर, आजमगढ़, महाराष्ट्र, मालेगांव, पूरे दिल्ली, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है। पीआईएफ जैसी संस्था जिस पर कहीं केरल ने रोक लगाई है और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। ये देश एक है, कानून भी अब एक होनी चाहिए। ये कानून खत्म हो गया ना, हिंदुओं में पहले बाल विवाह होता था, खत्म हो गया। इसीलिए एक देश एक कानून, मजहबी कानून नहीं बल्कि एक देश एक कानून। अब हिजाब विवाद पर आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने कहा कि कुछ चंद कट्टरपंथी लोग हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के हथकंडे अपनाकर कट्टरपंथी लोग मुस्लिम बेटियों को शिक्षा से महरूम कर रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने क्या कहा यह भी हम आपके सामने रखेंगे। दरअसल हिजाब विवाद का पूरा मसला जो उडुपी से शुरू हुआ, आज देश के कोने कोने तक फैल गया है। बुर्के, हिजाब या नकाब, इन तीनों की बात की जाए, कई ऐसे देश हैं जो इस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा चुके हैं। कई ऐसे देश हैं, मुस्लिम देश हैं, जिसमें आप ईरान की बात कर ले, आज की तारीख में अफगानिस्तान की बात कर ले, जहां पर तालिबान का कब्जा है, वहां पर हिजाब को आवश्यक कर दिया गया है और जबकि जो हिजाब नहीं पहनता है उनके ऊपर अत्याचार होता है। कर्नाटक के हिजाब विवाद का क्रूर और घिनौना चेहरा सामने आया। कुछ चंद कट्टरपंथियों ने एक मुस्लिम बेटी मुस्कान खान, जो सदा जीन में रहती है, उनके साथ और का दुरुपयोग करके हिंदुस्तान को बदनाम करने और इस्लाम को दागदार बनाने का धंधा किया। असलियत सामने है, फोटो भी सामने है। इससे ये सिद्ध हो रहा है, एक तरफ कट्टरपंथी
बेटियों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता राशिद दलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। और झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका निर्मल जी। मैं राशिद दलवी जी आपके साथ चर्चा की शुरुआत करती हूँ। ये अब एक मांग चल पड़ी है इस पूरे हिजाब विवाद के बाद, और आपने गिरिराज सिंह को सुना, उन्होंने कहा कि ये समय की मांग है, ये जरूरत है पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, गिरिराज तो मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, वो बयान क्यों दे रहे हैं? जाके प्रधानमंत्री से बात करें, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कानून बनाते? लेकिन इन्हें देश का माहौल खराब करना है। क्या हिजाब इतना अहम मामला है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना इंपॉर्टेंट है कि नौकरियों को की बात ना की जाए, देश के अंदर जो हालात हैं उनकी बात ना की जाए, कोविड की बात ना की जाए, बेरोजगारी की ना की जाए, इकोनॉमी की ना की जाए? हिजाब और यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को देश बना देगा। चुनाव हो रहा है और चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चीज नहीं है सिवाय इस तरीके के मुद्दे उठाने के। हिजाब, ये 2 दिन से हिजाब का मसला उठा है, इससे पहले तो हिजाब का मसला नहीं उठा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम की आजादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस की आजादी है। लड़की क्या पहनेगी, क्या नहीं पहनेगी, लोग क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। जब से ये लोग सरकार में आए हैं, इसी तरीके के मुद्दे देश के अंदर उठ रहे। क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए, आरएसएस के मुखिया बताएंगे। क्या पहना जाए, क्या ना पहना जाए, लड़कियां क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी। 14 फरवरी नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा, आरएसएस के गुंडे आके लड़कियों को मारेंगे। ठीक है राशिद जी, देखिए ये सही बात है कि हिजाब ऐसा नहीं है कि कोई आज से पहना जा रहा हो, देश में पहले भी पहना जाता रहा है। लेकिन अगर ये मसला कोर्ट में गया तो ऐसा तो नहीं है कि इसका सियासी फायदा किसी एक पार्टी की ही टिप्पणियां इस पर आ रही है। आपकी पार्टी के भी आला नेताओं की ओर से इस पर टिप्पणियां, असदुद्दीन ओवैसी भी इस पर बोले, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इसे अपने अपने तरीके से बुना रहे हैं। एनसीपी की हम बात कर लें, आज महाराष्ट्र में मालेगांव में तो इतने बड़े बड़े जलसे और जुलूस निकाल लिए गए। आप किस पर फिंगर पॉइंट करेंगे? देखिए, पहला सवाल ये, हिजाब है क्या चीज? हिजाब नहीं सर, आज मैं आज आपसे हिजाब पर चर्चा करना ही नहीं चाहती, क्योंकि आज का मुद्दा एक ऐसा उठ गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू किया जा सकता है? क्या समान नागरिक संहिता की भारत में आवश्यकता है? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 4 में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है, एक आर्टिकल नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए इन सबको इंप्लीमेंट करने की, लेकिन मैंने आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक बार ये नहीं सुना है कि ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इसमें सारे आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट किया जाए। इसमें एजुकेशन की बात है, इसमें इकोनॉमी की बात है, इसमें वर्कर्स की बात है, इसमें वेजेस की बात है। कोई नहीं उठाता एक मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए मैं माने लेता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कोई ब्लूप्रिंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? क्या सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ब्लूप्रिंट पेश किया है? क्या राजनीतिक दलों को बुला के बात की है? क्या पार्लियामेंट के अंदर किसी तरीके की चर्चा की है? टीवी पे बैठ के ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं, और वो भी तब करते हैं जब चुनाव आ जाता। चुनाव से पहले नहीं करेंगे, चुनाव के बाद नहीं करेंगे। चुनाव में जिना मुद्दा बन जाएगा,
चुनाव जाते जाते जिना खत्म हो जाएगा। ये आपके आरोप है और अब पहले घर वापसी होगी। पार्टी की ओर से सांसद महोदय सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि क्यों गिरिराज सिंह जी को ये आवश्यकता लगती है कि ये सही मौका है, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए, और जो बात राशिद अल्वी जी कह रहे हैं कि ये क्योंकि देश में चुनाव चल रहे हैं इसलिए अब आपको ये मुद्दा समझ में आ रहा है उठाना। देखिए, जो राशिद अल्वी जी ने बात कही वो बहुत भद्र व्यक्ति हैं, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। पहली बात, गिरिराज सिंह ने नहीं कहा है सिर्फ अकेले यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक नहीं अनेक अवसरों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसलिए जब ऐसी कोई बात आती है कि हम सब स्कूल में पढ़े हैं मीनाक्षी जी, यूनिफॉर्म शब्द का अर्थ क्या है? एक समान, यानी सारे बच्चों की ड्रेस एक समान दिखे, किसी में कोई भेदभाव न दिखे, इसलिए यूनिफॉर्म की अवधारणा की गई। जिनको यूनिफॉर्म की अवधारणा से समस्या है उन्हीं को यूनिफॉर्म सिविल कोड से समस्या है, और समस्या इनको किससे नहीं है? ये वही लोग हैं जिनको वंदे मातरम बोलने से समस्या थी, जो कहते थे राष्ट्रगान पे खड़े होना चाहिए, ये कौन से संविधान के क्लॉज में लिखा है, जो कहते थे कि झंडे के सामने हमें वो करना है, वो कहां लिखा, जो कहते हैं कि हमको भारत माता की जय बोलने में समस्या। तो ये एक स्पेसिफिक तबका है। रही बात इसकी, उन्होंने कहा चुनाव की जो बात, तो मैं विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं राशिद अल्वी साहब, ये अयोध्या राइजिंग किताब चुनाव के समय किसने लिखी? सलमान खुर्शीद। उसमें हिंदू बोको हराम किसने प्रयोग किया? सलमान खुर्शीद ने। हिंदू तालिबान शशि थरूर आपकी पार्टी के हैं। हिंदू पाकिस्तान मणिशंकर अय्यर। और तो और जयपुर में रैली करने गए महंगाई पे राहुल गांधी, और वहां उत्तर प्रदेश के बारे में बोलने लगे और 8-10 मिनट तक हिंदुत्व पे भाषण कर डाला। अब बताइए राशिद अल्वी साहब, हम लोग मुद्दा लाते हैं आप बताइए, जिन्ना कौन लाया? अखिलेश यादव। उसके बाद पाकिस्तान कौन लाया? हमारा दुश्मन नहीं है, चाइना दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, ये कौन लाया? अखिलेश यादव। 4 बीवियां नहीं रख पाओगे, कॉमन सिविल कोड आ जाएगा। केटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद। आप बताइए, बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है, शफीकुर रहमान वर्ग। अब इसमें हम कहां हैं बताइए? ठीक है सर, नहीं, मैं आज इस चर्चा को चुनाव पर केंद्रित नहीं करते हुए केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रखना चाहती हूँ। माजिद मेमन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप एनसीपी के नेता हैं, पूर्व सांसद रहे। माजिद मेमन साहब, मैं आज एक तस्वीर महाराष्ट्र की देख रही थी, मालेगांव की देख रही थी। मुद्दा तो केवल हिजाब तक सीमित था। कर्नाटक में हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, लेकिन आज मालेगांव में तमाम बुर्काधारी महिलाएं निकल गई ये कहते हुए कि ये नबी का आदेश और हमें इसका पालन करना होगा, सरकार हमसे हमारा हक नहीं छीन सकती। ये किस तरीके का भ्रम आज महाराष्ट्र में फैल रहा है? देखिए, देश के विभिन्न भागों में ये कर्नाटका से बढ़ता हुआ विवाद जो है वो देश के विभिन्न भागों तक पहुंच चुका है। और मुझे दुख है कि ये हिजाब बच्चों को, छात्राओं को पहनने की अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था। न तो इसमें संविधान या धर्म या राजनीति, ये सारी चीज़ें नहीं, ये तो दिस इज बिटवीन स्कूल अथॉरिटीज़ एंड द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन कुड हैव बीन सॉर्टेड आउट। हिंदुस्तान में, एक मिनट, हिंदुस्तान में हज़ारों पाठशालाएँ हैं, लाखों छात्राएं हैं और कई मुसलमान लड़कियां हिंदुस्तान भर में तालीम हासिल करती हैं। हिजाब का विवाद अचानक कर्नाटक में क्यों खड़ा हो गया, और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है वहां ये बात क्यों खड़ी हो गई है? ऐसे कई सवाल पैदा होते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मालेगांव का जो आप बता रहे हैं वो जाहिर है, एक चीज़ जब आग का चिंगारी उठती है तो फिर वो फैल जाती है यहाँ वहाँ। हम तो अपने मुसलमान भाई बहनों से ये अपील करेंगे कि इसको आप इंतशार में न लाएं, इसमें इमोशंस न लाएं। और ये एक मामला है जिस पर अभी कर्नाटक के 3 न्यायाधीश विचार करके 2 दिन में बता देंगे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, तो इसको शांतिपूर्वक तरीके से निभा लेना चाहिए। लेकिन अब आपने जो चर्चा रखी है जरिए तो माजिद जी ये मौका मिल रहा है ना भारतीय जनता पार्टी को कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा छेड़े। माजिद जी, नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी का भी तो रवैया देखिए ना आप मुझे ये बताइए कि वो स्कूल के कंपाउंड में मुस्कान नाम की लड़की जो आज 24 घंटे में हीरो बन गई है, उसको एक तरह से वो अकेली बुरके में अल्लाह अकबर का नारा दे रही, और 50 भगवा पहने हुए, शाल पहने हुए लोग, वो कोई छात्र तो नहीं थे, वो कौन थे स्कूल कंपाउंड में, कैसे आ गए? तो भारतीय जनता पार्टी भी तो ये सब हरकतें करवा रही है। अब बहरहाल हम ना इसको सही कहते हैं ना उसको सही कहते हैं, हमारे लिए दोनों गलत हैं। और हमारा ये मानना है कि कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए,
खून खराबा नहीं होना चाहिए, फसादात नहीं होना चाहिए। मिलजुल कर बैठकर कानून, संविधान और देश के हित में जो है वो तय किया जाए। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, हम तैयार हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस करने के लिए। आप मुझसे सवाल पूछें। संविधान की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, मैंने 50 साल भारत में वकालत की है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसी पर आपसे सवाल भी पूछना चाहती थी, लेकिन जरा नेटवर्क वापस से जुड़ जाए। जी हो, गिरिराज जी हो, कोई भी हो, बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। बल्कि मैं तो इनवाइट करूंगा आपको कि अगर आप वाकई में इतने उत्सुक हैं तो पहले आप संवैधानिक जो प्रावधान है उन्हें समझें। माजिद साहब देखिए, मेरा और आपके बीच का संपर्क टूट गया है, आप मुझे सुन नहीं पा रहे होंगे, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी अब जो है मुझे फिलहाल आपकी बातों को यहीं पे विराम देना होगा। निर्मल जी, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, आप तो कानून भी समझ रही हैं, स्थिति भी जान रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी समझती हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एक समान अधिकार सबको हो, एक समान कानून सबके लिए हो, समानता का भाव हो, समान नागरिक संहिता की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या वाकई में ये प्रैक्टिकल है? क्या ये संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात से पहले मैं थोड़ा सा एक हिजाब के मसले पे कहना चाहूंगी कि राशिद साहब ने कहा कि कहां से मुद्दा आया। मुद्दा आया 21 दिसंबर तक ये लड़कियां इंक्लूडिंग मुस्कान खान मजे में जो भी संस्था की, विद्यालय की, महाविद्यालय की यूनिफॉर्म थी पहन के जा रहे थे। सब बच्चे वर्षों से जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी 21 दिसंबर तक। 21 दिसंबर को 5 लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक यूथ विंग टाइप मानिए, जो कि इंटर्न सिमी का एक आउटफिट टाइप है, जो कि बैंड भी है पीएफआई, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। तो जब इन्होंने ज्वाइन कर लिया, अचानक ये लोग हिजाब, मतलब वो एक कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया बच्चियों को रेडिकलाइज कर रहा है। वो रेडिकलाइज कर रहे हैं, जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स है वो बच्चों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड रिग्रेसिव स्टेप्स की तरफ ले जा रहे हैं। 21 दिसंबर तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को हिजाब ऐसे वर्दी में आने से, स्कूल यूनिफॉर्म में आने से। अचानक 21 दिसंबर के बाद क्या हो गया? क्योंकि आपने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया, जहां की ब्रीफिंग से, जहां की ब्रेन वॉशिंग से आप चलने लगे, और सडनली आपको लगा कि एक हीरोइन बनने का बहुत अच्छा मौका है। जो लड़की जीन्स पहन के घूमती है, शॉर्ट टॉप्स पहन के घूमती है, अचानक उसको क्या आ गया कि उसको एक इशू बनाना है, स्कूल में आके एक नई प्रथा शुरू करनी है हिसाब से। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, संस्था में जाते हैं, लेकिन इसी का तो दूसरा पहलू ये भी है ना कि आज इसी मुद्दे के बहाने भारतीय जनता पार्टी को भी एक मौका मिला है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि प्रिंसिपल्स में है। हाँ। और हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लागू करनी चाहिए। ये तो एक कोताही की गई शुरू में, एक लापरवाही, क्या जानबूझ के एक बदमाशी की गई संविधान के आरंभ में ही कि आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया तो खाली हिंदुओं के लिए क्यों? उसी समय क्यों नहीं आपने एक सिविल कोड लाई कि आपका पर्सनल लॉ जो भी हो, आपका धर्म जो भी कहता हो, मनुस्मृति जो भी कहती हो, शरिया जो भी कहता हो, आपके गुरु ग्रंथ साहब जो भी कहते हो, पारसी तोरा जो भी है, जिसके भी जो भी कुछ कहता हो, आप क्योंकि भारतीय हैं, आपके इनहेरिटेंस के लॉज ये रहेंगे, आपके विवाह के लॉज ये रहेंगे, आपके डिवोर्स के लॉज ये रहेंगे, आपके तमाम जो आपका जो जीवन है, व्यक्तिगत जीवन के जो लॉज हैं, जहां उनमें कानून का इंटरेक्शन होता है, वो यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि आप भारतीय नागरिक हैं। अब आप भारतीय नागरिक होने के बाद ये सेकंड आइडेंटिटी आ गई कि आप मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ आ गया, आप फलाना है तो फलाना लॉ आ गया। ठीक है मैम, इस पर मैं सुधांशु जी से भी थोड़ा सा और समझना चाहती हूँ कि क्या वाकई में सरकार ने इसके लिए कोई तैयारी की है, क्या इस पर चर्चा हुई है सरकार, या केवल अभी इस पर बात कर रही है? लेकिन उससे पहले मेमन साहब, आपका देखिए फोन कट गया था, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देखिए ये जो बात अभी कौर साहब कह रही थी कि हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, पारसी लॉ जो है वो भी कोडिफाई किए गए हैं, इसके अलावा अगर कुछ और क्रिश्चियन लॉज की बात करें तो वो भी कोडिफाई किए गए हैं, लेकिन मुस्लिम लॉ जो है वो केवल अपनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानता है, अपने धार्मिक किताबों को मानता है, कोडिफिकेशन कहीं नहीं किया गया है। नहीं, अब देखिए मेरा ये मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि इसमें हमको एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बड़ी शांतता पूर्वक तरीके से देश के हित में, भारतीय समाज के हित में क्या है, इस पर विचार करने के लिए संसद बैठा हुआ है। संसद को
इस बात का पता है कि देश को कैसे कानून चाहिए, देश को संविधान में किस तरफ मोड़ना है, देश की भलाई के लिए, देश की प्रगति के लिए क्या बेहतर होगा। संसद में बैठे हुए लगभग 1000 जो हमारे सांसद हैं दोनों सदनों में, 800 वो विचार करते हैं और कानून बनते हैं हमारे देश में। उसके बाद जो कानून बन के आते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में भी टेस्ट किया जाता है जहाँ कहीं कोई विवाद खड़ा होता है। तो एक हमारा जो पूरा प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से देश के कानून, सिविल राइट्स, क्रिमिनल राइट्स, ये सब तमाम चीज़ों पर कानून बनाए जाते हैं। अब जहाँ तक कि यूनिफॉर्म सिविल को, आप अभी कह रही थी कि ये हिजाब में इन लोगों ने इस तरह किया तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो 365 दिन ये मौका है, उनको हिजाब की गड़बड़ और ये मामला उठाने की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो किसी दिन भी उठा सकते हैं, उनकी सरकार है। पिछले 7 साल से मोदी सरकार जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रही है, तो उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रपोज क्यों नहीं किया पार्लियामेंट में अभी तक के? अब तो 8वां साल, अब तो 2 ही साल रह गए आपके। 2024 में तो फिर आपको मुकद्दर आजमाना है, तो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं रखा? मैं इसकी वजह बताऊं आपको। कहने को तो, चर्चा करने को टेलीविज़न पर डिबेट में अलग अलग पार्टी के लोग अपने अलग अलग विचार रखते हैं। संवैधानिक तौर पर अगर आप देखेंगे ना, अब मैं सुधांशु जी को भी सुन रहा था कि भाई पाकिस्तान में ऐसा है, अब ईरान में ऐसा है, फलां जगह है। देखिए, हर देश की अपनी परिस्थितियाँ होती है। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं करता कि वहाँ क्या हो रहा है या यहाँ क्या हो रहा है। हमारे देश में, हमारा भारत की एक यूनिक आइडेंटिटी है। हमारे भारत की जनसंख्या जो है, और जिसमें अल्पसंख्यक समाज की भी जनसंख्या जो है, वो कई देशों की मुकम्मल जनसंख्या से भी ज़्यादा है। तो हमारी अपनी परिस्थितियाँ हैं, हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना कस्टम है, हमारी अपनी भाषाएँ हैं, हमारे अपने धर्म हैं। तो इसलिए हमें अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए अपने कानून को मोड़ना है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर 135 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए हित में है, तो मोदी सरकार ने पिछले 7 साल में इसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया? उनके पास तो मैं जवाब देती हूं सुधांशु जी से। इसलिए नहीं किया, इसलिए नहीं किया, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं किया कि इसमें हमारे हिंदू भाइयों का भी हित नहीं है। अच्छा, आप करें ना, इसको पुटअप करें, पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करें, एक कमेटी में इसको डिस्कशन के लिए लाइए, देखिए कितना सपोर्ट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी भले कितना ही शोर मचा ले और मुसलमानों को इसका विरोध करने का आरोप लगा ले, लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई कुछ और है। सर, ये आप कह रहे हैं मेमन साहब कि इसमें हिंदुओं का भी हित नहीं है, अन्यथा अगर आपको करना होता तो अब तक आप कदम उठा चुके होते। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, जहां पर स्वस्थ बहस हो रही है, देखिए मेनन साहब ने ये कहा कि हर देश अपनी परंपरा के अनुसार करता है। तो पहले तो मैं एक लाइन ये बोल देना चाहता हूं कि हिजाब भारतीय नहीं तो अरबी पहनावा है। भारतीय उपमहाद्वीप में तो साड़ी में सर पे पल्ला रखा जाता था, या किसी जमाने में घूंघट होता था। आज भी देख लीजिए, सिख और हिंदू औरतें जो ट्रेडिशनल है सर के ऊपर पल्ला रखती है। इवन चाहे बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया हो या शेख हसीना हो, उनको भी आपने ऐसे ही देखा होगा, और बेनजीर भुट्टो को भी ऐसे ही देखा होगा। या अरबी पहनावे का जोर क्यों आ गया? आपने अच्छी बात कही, अपने देश के अनुसार चलना चाहिए। अब मैं कॉमन सिविल कोड पे आता हूं। देखिए, पहली बात यह है मीनाक्षी, कॉमन सिविल कोड में जो ये कहा जा रहा है कि साहब हमारी धार्मिक भावना आहत होगी, तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हिंदुओं की तो पहले धार्मिक भावना आहत हो चुकी है, इसलिए कि किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में तलाक का कोई प्रावधान है ही नहीं। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जो हिंदू फैमिली के रिलीजन है, हमारे यहां 7 जन्म का संबंध माना गया है। हमारे यहां कहा जाता है शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शादी एक संस्कार है। फिर भी हमने तलाक को स्वीकार किया बदलाव के चलते हुए। जो क्रिश्चियन और इस्लामी सोच है कि विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट से कभी बाहर नहीं हुआ जा सकता है, हिंदू धर्म के अनुसार वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक संस्कार है जहां 2 आत्माएं एकाकार होती, जिन्हें सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है, और उसके बाद भी अगले जन्म में भी साथ होने का विचार रखा जाता है। अब यदि उनको उसके बाद भी लगता है कि उनकी बात तो हमने मान ली है, अब उनको लगता है कि तलाक ऐसे होना चाहिए या वैसे कॉमन सिविल कोड में, तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं धर्म का पालन करना तो पूरा पालन करिए। फिर कॉमन सिविल कोड क्यों, कॉमन क्रिमिनल कोड क्यों मनवा रखा भाई? तब आप कहिए कि चोरी करे तो हाथ काट देने चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, किसी धर्म के मामले में आपकी आस्था इस बात से कम होती है कि संपत्ति में मुझे कैसा और कितना हिस्सा मिला, इससे ज्यादा होती है अगर मैंने कोई गुनाह किया तो उसका प्रायश्चित मैंने कैसे किया।
आप कहिए कि 2 चोर चोरी करेंगे, हिंदू चोर चोरी करेगा, 6 महीना जेल काट के निकलेगा, मुस्लिम चोर आएगा उसके दोनों हाथ कटवाने चाहिए। और जो हिजाब की बात कर रहे हैं अभी, जो विषय चल रहा मीनाक्षी जी, जिस शरिया के लॉ के तहत ये कहते हैं हिजाब पहनना चाहिए, उसके हिसाब से हिजाब ना पहनने पे औरत को कोड़ा भी पड़ने चाहिए। देखिए, मैं इसलिए बार बार ये कह रही हूं कि आज देशों में जहां ये नियम है वहां कोड़े पड़ने का प्रावधान भी है। राशि जी, मैं आपके पास आ रही हूं। मुझे ये बताएं कि आप क्यों नहीं चाहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, या फिर आप ये कहते हैं कि आपकी पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं, बस इस पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए? मुझे ये बताइए, क्या मैंने ये इनकार किया है? बीजेपी की आदत है कि अपने अल्फाज दूसरों के मुंह में डाल दिए जाएं। कांग्रेस तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करती है। अरे ब्लूप्रिंट लेके तो आओ। आप पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाना चाहते हो, डिस्कशन तो करो, ऑल पार्टीज मीटिंग तो बुलाओ। साउथ के लोग हिमायत करते हैं कि मुखालफत करते हैं, मुसलमानों को छोड़ दो, देखो साउथ के लोग क्या कहते हैं। और अभी बड़े मेरे दोस्त कह रहे थे हम 4 शादियां नहीं होने देंगे। मैं गिनती करके बता दूं मेरे हिंदू कितने भाई हैं जिन्होंने शादी के लिए कन्वर्जन किया कि दूसरी शादी करनी है, और इसमें बीजेपी के एमपी भी शामिल हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। अलवी साहब माफ कीजिए, तो फिर मैं आपको इसलिए ये पूछना बगैर मुसलमान के आपका ये जो रिग्रेसिव लॉज हैं, ये जो आपने कन्वर्जन की बात कही कि अगर किसी धर्म में ऐसे रिग्रेसिव परंपराएं हैं तो उन्हें क्यों ना खत्म किया जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत उन्हें लाया जाए? देखिए, मैंने आपसे फिर दोबारा कहूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या तस्वीर होगी, किस तरीके से वो कानून बनेगा, पूरे देश के लोग उसकी हिमायत करेंगे कि नहीं करेंगे, आप उसका ब्लूप्रिंट तो लाइए। आप हर तीसरे दिन जब चुनाव आएगा तो टीवी पे बैठ के बहस करना शुरू कर देंगे। इलेक्शन चला जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव पे इल्जाम लगाएंगे कि जिना कर रहा है, आडवाणी जी का नाम नहीं लेंगे, जसवंत सिंह की किताब नहीं पढ़ेंगे जिसमें लिखा है कि जिना को देश समझा ही नहीं, बहुत बड़ा आदमी था। बीजेपी खामोश हो जाएगी। आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखिए। हिंदू हिंदुत्व की बहस करते हैं, तालिबान बोल दिया। हरिद्वार के अंदर क्या हुआ था, वो जो तलवार लेकर खड़े हुए थे। ठीक है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी का कोई ब्लूप्रिंट भी है? मैं इस सवाल के साथ सुधांशु जी आपके पास आऊं। उससे पहले मेमन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, जिस बात का अभी जिक्र अलवी साहब कर रहे थे कि कई ऐसे लोगों को वो जानते हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन ही इसलिए करवाया जिससे कि वो 2 शादियां कर सके, पॉलीगैमी की बात कर लें। अब मैं ये कहती हूं कि अगर इस तरीके के रिग्रेसिव लॉज किसी धर्म में हैं भी जो वो इस बात की इजाजत देते हैं कि आप बहु विवाह कर सके, तो क्यों ना उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत लाकर ऐसे रिग्रेसिव लॉज को खत्म किया जाए? देखिए, 2 मिनट चाहूँगा आपसे, उसके बाद मैं अनुमति लूँगा, मुझे जाना है कहीं, तो मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट लूँगा। देखिए, हमें कानूनी दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से और बगैर किसी जज्बात के इस बारे पे चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये समझ लेना चाहिए कि इतना शोर होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है कहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड? संविधान में इसकी जगह है, लेकिन संविधान में चैप्टर 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के चैप्टर में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। और ये भी जानना आवश्यक है कि ये आजकल की बात नहीं है, ये शुरू से है, जब से संविधान बना है, ये तब से रिकमेंडेशन, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का चैप्टर 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, ये डिज़ायरेबिलिटी है। हमारे भारत को सुंदर और भारत को प्रगतिशील बनाने के लिए हमें ऐसा करना, इट इज़ डिज़ायरेबल, जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। उसमें 44 में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, मगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का चैप्टर देखते हैं तो 44 के ऊपर नीचे भी देखें, जैसे डिज़ायरेबिलिटी बता रही है, संविधान बता रहा है, उसमें यह है कि भाई फ्री लीगल एड होना चाहिए, उसमें यह है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, उसमें यह है कि बैकवर्ड जो लोग रह चुके हैं उनको फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल एड मिलना चाहिए। इन सब पर तो विचार नहीं होता, सिर्फ वो 44 को यूनिफॉर्म सिविल कोड को उछाल के मुद्दे बनाए जाते हैं। और जहाँ तक कि एनडीए के काल में, आखिरी बात मैं कहूँगा, पिछले 7-8 वर्षों में जो कानून बनकर आए हैं उस पर मुख्य न्यायाधीश का ये कमेंट है जो मैं दोहरा रहा हूँ, किसी साधारण व्यक्ति का या किसी राजनेता का नहीं,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बयान है कि पिछले कुछ वर्षों में, जब से ये एनडीए की सरकार है, अगर 70 कानून पास किए गए हैं तो उनमें से सिर्फ 10% स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी को भेजकर डिस्कशन करने के बाद रिफाइन होकर वो कानून बन के आए। बाकी 90% कानून जो है वो बहुमत के आधार पर बगैर चर्चा के धकेल दिए गए हैं। इसलिए कानून अच्छे बनकर अच्छी क्वालिटी के कानून देश में नहीं बन रहे हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए भी समस्या है। अब चलिए अब हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। सुधांशु जी, बार बार बीजेपी से यही पूछा जाता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है या जब भी चुनाव होते हैं तब तक ऐसे सुइटेबल मुद्दे आप लोग लेकर आते हैं। अभी मेमन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जिस डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की आप बात कर रहे थे, आप जिसका हवाला दे रहे हैं, दरअसल उससे भी सुप्रीम आता है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को अधिकार दिए गए हैं, और फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं कि हमारे देश के नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म को, अपनी आस्थाओं का पालन कर सके। देखिए, ब्लूप्रिंट की बात हो रही थी। एक ब्लूप्रिंट तो सामने आ गया, जो राशिद साहब ने कह दिया कि लोग शादी करने के लिए धर्म बदल लेते हैं, इसीलिए तो हम एंटी कन्वर्जन लॉ लाए। लालच में, लोभ में, डर से धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप स्टडी करके करें तो होना चाहिए। साफ हो गया कि लालच और लोभ में धर्म परिवर्तन होता था। एक ब्लूप्रिंट वो साफ हो। दूसरी बात, जो आपने अभी माजिद साहब कह रहे थे, ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे, डिजायरेबल थे, तो सही बात है, शुरू से डिजायरेबल थे। तो डिजायरेबल के डायरेक्शन में चलना था, हम चले कहां? क्या देश आजाद हुआ तब जब संविधान लागू हुआ 50 में तो मुस्लिम पर्सन लॉ था? नहीं, सब एक समान रहते थे, एक समान स्कूल में पढ़ते थे। नेहरू जी ले आए मदरसे, हमारे लिए अलग शिक्षा होनी चाहिए। फिर 1970 में इंदिरा गांधी ले आई मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमारे लिए पर्सनल लॉ बोर्ड होना चाहिए जो तय करेगा कि मुसलमानों का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। तो 1986 में ये ले आए राजीव गांधी जी शाहबानो के। तो 1995 में आते आते, वो 93 तक आते आते रिलीजियस प्लेसेस एक्ट आ गया। भाई गजब है, आप डिजायरेबल के बजाय अनडिजायरेबल डायरेक्शन में जा रहे। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, ब्लूप्रिंट जानते क्या है? ये देश जब बटा तो 2 देश मुस्लिम बने और 1 देश आंशिक मुस्लिम बना। भारत 2014 से पहले आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। यह मैं इसलिए दावे से कहता हूं कि दुनिया का एकमात्र गैर मुस्लिम राष्ट्र जहां शरीयत के प्रावधान संविधान के हिस्से थे, और यदि न्यायालय का कोई निर्णय शरीयत के प्रावधान के खिलाफ आ जाए तो संविधान में संशोधन करके न्यायालय का निर्णय पलट दिया जाता था। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं राशिद जी, कोई गैर मुस्लिम देश बता दीजिए जहां पर शरीयत के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पलट दिया गया हो तो मैं मान लूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस आंशिक मुस्लिम राष्ट्र की मानसिकता को हटाने की आवश्यकता थी। अन्यथा सिख को प्रॉब्लम नहीं है, जैन को प्रॉब्लम नहीं है, यहूदी को प्रॉब्लम नहीं है, पारसी को प्रॉब्लम नहीं है। सब पढ़ रहे, लिख रहे, प्रॉस्परस है, इंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहे हैं। एक ही को समस्या क्यों है? चूंकि ये सारा का सारा ब्लूप्रिंट ही ऐसा बनाया गया कि सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है उसके दिमागों में जहर भर दो। जैसा अभी बताया गया, आप ही का जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो इंद्रेश जी बता रहे थे ना, वो बच्ची जो जींस पहन के घूमती थी, आज जैसा कि अभी निर्मल कौर जी ने बताया, अचानक उसके दिमाग को इंडोक्ट्रिनेट कर दिया जाए और फिर वो आकर नारे लगाने लगे, ये अनडिजायरेबल है। इससे बदलने के लिए कॉमन सिविल कोड की जरूरत। ठीक है राशिद जी, यही बात मैंने शुरुआत में आपसे पूछी थी। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट है, रूल्स जो है वो कोडिफाई किए गए हैं, लॉस कोडिफाई किए गए हैं। पारसीज की बात कर ले, क्रिश्चियंस की बात कर ले, अभी जैनियों की बात की, बौद्ध धर्म को, धर्मावलंबियों की हमने बात की, सबके लॉस कोडिफाई हैं। लेकिन एक अकेला इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है। या तो वो धर्म उसे कोडिफाई कर ले, और अगर उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत लाया जा रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये प्रोपेगेंडा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुसलमान चलता है, ये गलत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक इंडिपेंडेंट है। क्या विश्व हिंदू परिषद के सारे हिंदू मेंबर हैं? क्या बजरंग दल के सारे हिंदू मेंबर हैं? इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ लोगों ने बनाया है, यह जरूरी नहीं है कि सारे मुसलमान उसके मुताबिक चल रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपके पास लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी है, राज्यसभा में मेजॉरिटी है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हम करेंगे कि आप करेंगे? क्या आप कांग्रेस से कहते हैं कि वो करे, वो कानून बनाए? कौन बनाएगा?
आपको जो कानून बनाना, आपके पास अक्सरियत है, अभी तक बनाते चले आ रहे हो, डिस्कशन नहीं करते हो, लोगों से नहीं पूछते हो। किसानों का कानून बनाओगे बगैर किसान के, कश्मीर का बनाओगे बगैर कश्मीरियों के, सीएए का बनाओगे बगैर किसी से पूछे। जो बनाना है बनाओ, लेकिन कानून भी टीवी चैनल पे चलाते हो। मुस्लिम महिलाएं एजिटेशन कर रही हैं, मुझे तो ताज्जुब है। 3 तलाक के बाद सारी मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के साथ चली गई थीं। बीजेपी दावा करती थी कि 3 तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ आ गई, तो ये महिलाएं बुर्का पहन के कहां से आ गई हैं? मुझे शुबा है कि ये कौन लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, कानून भी टीवी पे बनाती है, पाकिस्तान से भी टीवी पे लड़ती है, चीन से भी टीवी पे लड़ती है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मिला कोई मेरा तो आपसे, चलिए आप कांग्रेस पार्टी की राय इधर, आप अपनी राय रखिए ना सर। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर किसी धर्म के लॉज कोडिफाई नहीं किए गए हैं और संविधान के तहत यदि आप लोग मिलकर संसद में इसे कोडिफाई करने की कोशिश करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल लॉ के अंतर्गत इसे लाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप अपनी व्यक्तिगत राय बता दें। पार्लियामेंट सुनिए, मुस्लिम लॉ ऑलरेडी मौजूद है। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही नहीं कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस कहता है, अपनी जमीर की आवाज पे। और मुस्लिम लॉ तो मौजूद है, लेकिन सर इसी तमाम के तो उदाहरण मैंने आपको दिए ना। नॉन एलिमनी की अगर हम बात करें, मैं जिन रिग्रेसिव लॉज की बात कर रही हूँ, नॉन एलिमनी की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, हालांकि उसके अगेंस्ट कानून बन चुका है, हलाला की बात करें, पॉलीगैमी की बात करें, सर ये सारे रिग्रेसिव लॉज उसी तो धर्म का हिस्सा है ना? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, देखिए मीनाक्षी जी एक बात बताऊं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं। हलाला जैसी कोई चीज रिलीजन के अंदर है ही नहीं। ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, हलाला का कोई मतलब नहीं है। इस्लाम के मुताबिक तलाक देना सबसे बुरा काम है। इतना बुरा काम है कि अगर आप बीवी को तलाक दे दोगे दोबारा उससे शादी नहीं कर सकते, एक पाबंदी लगा दी है। हलाला जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ट्रिपल तलाक हो रहे थे ना सर। ये आपके सामने हमारे नजर में ये तमाम केसेस आए। मैं कौर साहब को माफ कीजिए, निर्मल कौर जी को मैं इसमें इंक्लूड करना चाहती हूँ। देखिए कई चीजें मैं ये कहती हूँ कि 100 में से कोई एक केस भी हो, लेकिन ये हमारा कानून ही कहता है ना कि कभी किसी एक व्यक्ति के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। कानून एक व्यक्ति के साथ भी गलत ना करे, कानून ही डिटरमिन करेगा। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तो 1937 में देखिए, जब वो देशमुख बिल आया इनहेरिटेंस का हिंदू, उसी में BN राव जो कमेटी बनी थी 1937 में, स्वतंत्रता से पहले उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। अचानक 1950 में जब संविधान लागू होने लगा, या जब हमने बात की नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगी, बेचारे मुस्लिम तो बहुत आहत है पार्टीशन से ऑलरेडी, वो आहत थे और हमारे पुरखे आहत नहीं थे जो अपने हाथ से घर की 60 लड़कियों को मार के आए थे तलवारों से। हम लोग सदा रह सिख हैं, अपने घर की 60 लड़कियों को जो मार के आए हिंदुस्तान, हम लोग आहत नहीं थे, सब आहत थे। आज पूरा समाज था, क्योंकि उस समय एकदम पूरा वैश्वीपना चारों तरफ छाया हुआ था। यही तो उस समय आपने नहीं किया। एक सवाल ये भी तो है ना निर्मल जी कि आज बहुसंख्यक आबादी में हिंदू है, अगर आज हिंदू मैरिज एक्ट बनता है उसे अगर सिख भी फॉलो कर रहा है या जैन भी फॉलो कर रहा है, बौद्ध भी फॉलो कर रहा है, क्यों हमारे देश की अल्पसंख्यक कम्युनिटी मुस्लिम समुदाय उसी नॉर्म्स को फॉलो करें? देखिए, एक यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और एक हायरार्की ऑफ लॉयल्टी जरूर होगी। मैं अपने लिए भी जिम्मेवार हूं, अपने परिवार के लिए भी हूं, अपने देश के लिए भी हूं, समाज के लिए भी हूं, धर्म के लिए भी हूं, पर हमें यह देखना होगा कि सबसे ऊंची मेरी लॉयल्टी कहां है, मेरे देश के प्रति। हम अपना धर्म भी मानते हैं, अपने परिवार को भी मानते हैं, बच्चों को भी मानते हैं, बट सबसे ऊंची चीज हम सभी के लिए राष्ट्र है। राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम रहेंगे ही नहीं, और राष्ट्र तभी रहेगा जब एक राष्ट्रगान हो, एक राष्ट्र का विधान हो, एक राष्ट्र का निशान हो, एक राष्ट्र के कानून हो। ये क्या कि हमारा अब जो शरिया ने तय किया या मनुस्मृति ने तय किया, शायद वो अपने देशकाल परिस्थिति के हिसाब से बहुत ठीक था, पर हमें तो देशकाल परिस्थिति के हिसाब से आज की जो वर्तमान जो मौजूदा
जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए कानून बनाने हैं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एकदम हमें चाहिए, उसके बिना देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी मतलब हम नहीं कर सकते। देखिए सुधांशु जी, ये तब तक चर्चा का विषय ही बने रहेंगे और तब तक ये बीजेपी पर आरोप लगता रहेगा कि आपके लिए एक चुनावी मुद्दा है। जब जब चुनाव होते हैं तब तक इस तरीके के मुद्दे आते हैं। जब तक आप इसका ब्लूप्रिंट संसद के पटल पर नहीं रखते, जब तक इस पर एक सार्थक चर्चा नहीं होती, केवल कानून बनाने के भर से नहीं होगा। मैं एक बात बोलूंगी, सॉरी, एक ब्लूप्रिंट है। एक तुफैल अहमद साहब थे जिन्होंने एक 2016 में शायद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक चार्टर टाइप का दिया था यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। शायद उसी को हम एक बिगिनिंग बना के एक राष्ट्रीय बहस शुरू करें। ब्लूप्रिंट्स तो है हमारे पास। ठीक, सुधांशु जी देखिए ब्लूप्रिंट है। यहाँ तो ऐसे संविधान संशोधन हुए जो कभी संसद में पारित नहीं हुए। 35 हमने 35 से हटाया, हमने 370 हटाया, हमने ट्रिपल तलाक हटाया। अभी राशिद अल्वी साहब कह रहे थे मेहरम की परंपरा थी, यानी कोई मुस्लिम महिला बगैर किसी पुरुष को साथ लिए हज नहीं जा सकती थी, हमने हटाया। अब 2 महिलाएं भी हज जा सकती हैं। और हमने राम मंदिर का मार्ग भी प्रशस्त किया। चिंता मत करिए, सारा ब्लूप्रिंट है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में। राशिद जी हाँ बिल्कुल, हमें मालूम है आपके दिल में क्या है भाई, हमें पता है। आप बताओ या ना बताओ, ये जो देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, कभी हरिद्वार के अंदर तलवारें निकलवा लेते हो, कभी घर वापसी के नारे लगाते हो, कभी लव जिहाद की बात करते हो, यही तो तुम्हारे दिल में है। और इसके अलावा क्या है? यूपी में योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं चुनाव में कि ये चुनाव 80% और 20% में है। वो ये भी कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद मैं गर्मी निकाल दूंगा। अरे सुधांशु जी, मैंने अपनी आंखों से योगी जी को लोकसभा में रोते हुए देखा है आंसुओं से। वक्त किसी का नहीं होता है, लोकतंत्र में हमेशा पावर नहीं रहती है, सरकारें आती और जाती रहती हैं। आज सरकार है, 2024 का इंतजार कीजिए, 2024 में आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ठीक, सुधांशु जी कानून आपको बनाइए, कोई नहीं रोक रहा। देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वक्त किसी का नहीं होता है, समझ गए होते तो समस्या नहीं थी। इनके दिल में क्या है? चाइना के साथ लिखित मुआहदा है, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ गले मिले हैं। इनके दिल में जाकिर नायक शांति का मसीहा है, इजराइल जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, अफजल गुरु हालात का मारा है और आरएसएस बोको हराम। आपके दिल में क्या है ये पूरे देश को अच्छी तरह पता है। चलिए इस चर्चा को अब हम यहीं विराम देते हैं। हमने चर्चा शुरू की थी यूनिफॉर्म सिविल कोड से, पाकिस्तानी मोहतरमा, एक मिनट, पाकिस्तान का नाम इतनी बार नहीं लेते होंगे जितना पाकिस्तान का नाम ये बीजेपी के नेता लेते हैं। ठीक है अलवी साहब, बगैर पाकिस्तान की इनकी बात पूरी नहीं होती। संतान का नाम लो और अवैध संतान का नाम लो तो और बुरा लगता है। वो आपका क्रिएशन है, इसलिए आपका नाम लेना। अरे ठीक, सुधांशु जी, राशिद जी, मुझे इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना है। निर्मल जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।